नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है आपके समक्ष नीरजा कहानी का आगे का भाग। हाथ पकड़कर सरला को उसने अपनी शैया पर बिठा लिया। तकिए के नीचे से अलंकारों का बक्स निकालकर एक श्वेत मोती का हार निकाला और उसे सरला के गले में पहना दिया। बोली, एक दिन इच्छा थी कि जब चिता में मेरी देह भस्म होगी तब मेरे कंठ में यह हार बना रहेगा, पर देखती हूँ इससे यही अच्छा है। मेरी ओर से इस हार को तुम ही पहने रहो। विशेष अवसरों पर मैंने इस हार को कितनी ही बार पहना है। वे तुम्हारे भाई साहब जानते हैं। तुम्हारे कंठ में रहने से वे दिन उन्हें सदैव स्मरण रहेंगे। मैं अयोग्य हूँ जीजी, मुझे क्यों लज्जित करती हो? नीरजा ने समझ लिया था कि आज उसकी ज्वाला यज्ञ का यह भी एक अंग है, पर उसके अंतःकरण में छिपी हुई मन की जागरण इसी देह में प्रज्वलित होकर प्रकट हो उठी। इस बात को भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाई वह। उस घटना ने सरला को कितनी व्यथा पहुंचाई, इसका अनुभव किया था आदित्य ने। बोले, यह कंठहार मुझे दे दो सरला। इसका मूल्य जितना मेरे लिए है उतना और किसी के लिए नहीं है। इसे मैं अन्य को नहीं दे सकता। नीरजा बोल उठी, मेरा सौभाग्य कदाचित इतने पर भी मैं नहीं समझ पाए। सरला, सुना था तुम्हें इस बगीचे से जाना होगा। ऐसा मैं कदाचित ना होने दूंगी। मैं तुम्हें अपनी गृहस्थी के साथ बांध कर रखूंगी। यह कंठार उसी का एकमात्र चिन्ह है। यही मेरा बंधन है। इसे तुम्हें इसलिए सौंपा है कि मैं निश्चिंत होकर चिर निद्रा में सो सकूं। गलत कह रही हो जीजी, मुझे बांधने का प्रयत्न मत करो, उसमें तुम्हारी भलाई नहीं। यह तुम क्या कह रही हो सरला? मैं सच कह रही हूँ। अब तक मुझ पर विश्वास कर सकती थी, पर अब विश्वास मत करो। यह बात मैं सबके समक्ष कह रही हूँ। विधाता ने जिस दान से मुझे वंचित रखा है, किसी को वंचित कर उस दान को मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम। मैं जा रही हूँ। अपराध है मेरा मेरे उस इष्ट का, जिनकी नित्य दोनों समय सरल विश्वास के साथ अर्चना की है मैंने। वे भी आज मेरे लिए समाप्त हो गए हैं। इतना कहकर सरला शीघ्रता से कमरे से बाहर हो गई। आदित्य अपने को न रोक सके, वे भी चल दिए पीछे पीछे। रमेंद्र, यह क्या हो रहा है? बताओ तो सही। बोलो, उत्तर तो दो। इसलिए मैं कह रहा था, आज रात को मत बुलाओ सरला को। क्यों? मैंने मन खोलकर सब कुछ तो दे दिया था। उसने क्या इतना भी नहीं समझा? समझा अवश्य। क्या समझा? यही कि मन तुम्हारा पूर्ण रूप से नहीं खुला, उसमें से सुर ठीक से नहीं निकले। मेरा मन तो किसी प्रकार भी विशुद्ध नहीं हो रहा लाला जी। इतनी व्यथा सहने पर भी कौन विशुद्ध कर सकेगा? अरे ओ सन्यासी, मेरी रक्षा करो ना। अब है कौन मेरा? किसके पास जाऊं? मैं जो हूं तुम्हारा भाभी, सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लूंगा। अब तुम आराम करो। कैसे सोऊं? यदि वे घर छोड़कर चले गए तो मृत्यु की गोद में ही फिर सो सकूंगी। वे कदापि नहीं जा सकते भाभी। यह बात ना तो उनकी इच्छा में है और ना ही उनकी शक्ति में। यह लो नींद की दवा, तुम्हें सुला कर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। जाओ रमेंद्र, तुम जाओ। दोनों कहाँ हैं? तनिक देख खाओ, अन्यथा मुझे उठकर जाना होगा देखने के लिए। भले ही प्राण कल के निकलते आज निकल जाए। अपना पीछा करते देख आदित्य को सरला ने पूछा, आप क्यों आ रही हैं? अच्छा नहीं है ये सब, लौट जाइए। अपने साथ मैं आपको इस प्रकार लिपटने नहीं दूंगी। तुम दोगी या नहीं, यह तो पीछे देखा जाएगा, जबकि मैं स्वयं ही लिपट चुका हूँ। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसमें हम दोनों का कोई हाथ नहीं। इन बातों को पीछे सुनूंगी। पहले आप लौट जाइए। भाभी को संतावना दीजिए। अपने बगीचे की एक और शान बढ़ाऊंगा उस विषय में। आज रहने दीजिए। मुझे 2-4 दिन सोचने का समय चाहिए। इस समय मेरे अंदर सोचने की शक्ति
नहीं है। इतने में रमेंद्र आ पहुंचा। उसने कहा, जाओ भाई साहब, भाभी को दवा देकर सुला दो, देर करना अच्छा नहीं। बातचीत मत करने देना उन्हें, रात अब काफ़ी हो चुकी है। आदित्य के चले जाने पर सरला बोली, कल तुम लोगों की श्रद्धानंद पार्क में सभा होने वाली है ना? हाँ, तुम नहीं जाओगे? जाने के लिए सोचा अवश्य था, किंतु अब कदाचित जाना ना हो सकेगा। क्यों? तुम सुनकर क्या करोगी? लोग डरपोक कहकर निंदा करेंगे तुम्हारी। जिसकी पसंद के मैं बाहर हूँ वो तो अवश्य ही निंदा करेंगे। तब तो तुम्हें मेरी ओर से मुक्ति मिल जाएगी। सभा में तुम्हें जाना ही होगा। और भी तनिक स्पष्ट कहो, मैं भी जाऊंगी। सभा का झंडा हाथ में लिए हुए। समझ गया, पुलिस की ओर से बाधा मिली तो उसे मानने के लिए भी राजी हूँ, पर तुम्हारी ओर से बाधा नहीं मानूंगी। अच्छी बात है, मैं नहीं रोकूंगा। पक्की बात रही? हाँ रही। संध्या के 5 बजे एक साथ चलेंगे तो अवश्य, किंतु वे दुर्जन बाद में हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। इतने में आ गए आदित्य। सरला ने पूछा, यह क्या, बड़ी जल्दी चले आए? 2-1 बात करते करते ही नीरू सो गई। मैं भी धीरे से चला आया। रमेंद्र काम का बहाना करके जाने लगा। सरला ने हंसते हुए कहा, घर ठीक रखना, भूलना नहीं। कोई डर की बात नहीं, जाना पहचाना हुआ स्थान है। इतना कहकर रमेंद्र चला गया। सरला बैठी हुई थी, उठकर खड़ी हो गई। बोली, जिन बातों का मुझसे संबंध नहीं उन्हें मत कहिए। आज आपके चरण पकड़ती हूँ, कुछ भी नहीं कहूँगा, भयभीत मत हो। सरला ने स्वर को संयत कर कहा, मेरी बात रखेंगे आप? रखने योग्य हुई तो अवश्य रखूंगा। तुम तो जानती ही हो, इतना तो समझ ही लिया है कि मेरे पास रहे बिना काम नहीं चलने का है। इस समय जीजी की सेवा कर सकती तो प्रसन्नता होती, पर वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। मुझे अनुपस्थित रहना ही होगा। तनिक ठहरिए, बात को पूरी कर लेने दीजिए। सुन तो लिया ही है आपने, डॉक्टरों की राय के अनुसार जीजी अब अधिक दिनों की मेहमान नहीं है। इस बीच में उनके मन का कांटा आपको उखाड़ फेंकना ही चाहिए। इन दिनों में मेरी छाया आप अपने जीवन पर नहीं पड़ने दें। यदि अपने आप ही छाया पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ, बतलाइए। ऐसी अश्रद्धा की बात मत कीजिए अपने विषय में। साधारण पुरुष के समान गीली मिट्टी का पिलपिला मन है क्या आपका? कदापि नहीं, मैं पूर्ण रूप से पहचानती हूँ। और फिर उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, मेरी ओर से यह व्रत ले लीजिए आप। जीजी के अंतिम काल के समय अपने अंत दिवसों को दाक्षिण्य से परिपूर्ण कर दीजिए। यह बिल्कुल ही मन से निकाल दीजिए कि मैं आई थी उनके सौभाग्य का मंगल घाट तोड़ने के लिए। आदित्य मौन धारण किए खड़े रहे। 2 वचन दूंगा। क्यों शांत रह गई? उत्तर दो। मैं ये नहीं जानती कि प्रतिज्ञा पालन में अब कहाँ क्या विघ्न आ सकता है, इसलिए पहले ये बताओ, विघ्न तुम्हारे हृदय में है क्या? क्यों व्यथित करते हो? आपको क्या पता नहीं कि ऐसी बात भी होती है जिसे भाषा में कहा जाए तो उसके प्रकाश ही लुप्त हो जाता है। अच्छा, सुन ली तुम्हारी बात, सुनकर ही जा रहा हूँ काम पर। अब मुड़कर भी नहीं देखोगे क्या? नहीं, किंतु अव्यक्त वचन की छाप लगा देने की इच्छा होती है तुम्हारे मुख पर। जो सरल एवं स्वाभाविक हो उस पर जोर न लगाया कीजिए, अभी रहने दीजिए। अच्छा, एक बात पूछता हूँ तुमसे, अब क्या करने और कहाँ रहने का विचार है तुम्हारा? इसका भार उठा लिया है रमेंद्र ने। रमेंद्र तुम्हें आश्रय दे सकेगा? उस भाग्यहीन के पास घर बार चूल्हा चौका कुछ भी नहीं है। इसकी चिंता मत कीजिए आप, आश्रय पक्का है। अपनी संपत्ति नहीं, किंतु विघ्न किसी प्रकार का नहीं पड़ सकेगा। मुझे बता तो दोगी? अवश्य, पर इस बीच मुझे देखने के लिए आप कष्ट नहीं उठाएंगे, इस बात का वचन दीजिए। तुम्हारा मन कभी भी चंचल नहीं होगा। यदि हुआ तो अंतर्यामी के अतिरिक्त और कोई नहीं जान पाएगा। अच्छी बात है, किंतु अंतिम विदा के समय भिक्षा का पात्र मेरा बिल्कुल ही रीता रह जाएगा।
आदित्य के नेत्र सजल हो उठे। सरला ने पास आकर चुपके से अपना मुख ऊपर कर दिया। आया, क्या है बिटिया? कल सवेरे से सरला दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें नहीं मालूम बिटिया, सरकार बहादुर ने उसे बंदी बनाकर पुली पुलाव चलान कर दिया है। क्यों? क्या किया था उसने? दरबान के साथ हाथापाई करके बड़े लाट की मेम के घर में घुस गई थी। क्यों? महारानी की विशेष मोहर जिस बॉक्स में रहती है उसे चुराने के लिए। साहस तो देखो तनिक सी लड़की का बिटिया रानी। इससे लाभ? अब लाभ भी बताना होगा बिटिया को। मोहर के हाथ आते ही सब कुछ हाथ में आ जाता। फिर तो लाट साहब को भी फांसी चढ़ा सकती थी वह। उसी मोहर के बल पर तो सरकार राज्य चलाती है बिटिया। और लाला जी कहाँ हैं? उनकी पगड़ी में भी सेंध का औजार निकला था, अतः उनका भी चालान हो गया है। अब 25 साल तक पत्थर तोड़ने पड़ेंगे जेल में। अच्छा बिटिया, एक बात पूछती हूँ तुमसे। घर से जाते समय सरला बहन मुझे अपनी केसरिया रंग की बढ़िया साड़ी दे गई है। बोली पोतोहू को दे देना। मेरी तो आंखें भर आई। मैंने उन्हें कम दुख नहीं दिया। मैं यदि उस साड़ी को अपने पास रख लूं तो क्या सरकार मुझे तो नहीं पकड़ लेगी? तुझे क्या भय है? किंतु जल्दी जा, बाहर वाले कमरे में समाचार पत्र पड़ा होगा, उसे तनिक उठा तो ला। समाचार पत्र पढ़ा, पर आश्चर्य है कि आदित्य ने उसे इतनी बड़ी खबर भी नहीं सुनाई। क्या अश्रद्धा के कारण? बंदिनी बनकर जीत गई वह लड़की। मैं क्या नहीं जा सकती थी? यदि मैं स्वस्थ होती, हंसते हंसते मैं भी फांसी पर लटक सकती थी। मैं भी बंदिनी बन सकती थी। आया, देखी तूने सरला की करतूत? सभ्य घराने की बेटी होकर खुले बाजार में जमाने भर के मर्दों के सामने से रोशनी बोल उठी। मेरा तो दिल कांप उठता है। चोर डाकू से भी बढ़ गई। छी छी छी। सब बातों में टांग अड़ाकर दिखाती थी कि मैं बड़ी वीरांगना हूँ। बेहयापन की हद हो गई। उपवन से लेकर जेल के द्वार तक मरते मरते भी गर्भ नहीं गया उसका। रोशनी को केसरिया रंग की साड़ी का ध्यान आ गया। उसने कहा, बिटिया, बहन जी का दिल बड़ा था। किसी को कुछ देती थी तो जी खोलकर दे डालती थी। इस कथन ने नीरजा के दिल पर आघात किया। उसने मानो अकस्मात सजग होकर कहा, ठीक कहती है तू, मैं तो भूल ही गई थी। शरीर अस्वस्थ होता है तो मन भी अस्वस्थ हो जाता है। पहले से मैं कितनी पतित हो गई हूँ। छी छी, अपने को आत्मघात करने का मन करता है। सरला सच्ची लड़की है। असत्य सदैव उससे दूर रहा। ऐसी लड़कियां बिल्ली ही होंगी। मुझसे वह 1000 दर्जे अच्छी थी। जल्दी से तू गणेश गुमाश्ते को तो बुला ला। रोशनी चली गई। नीरजा कागज पेंसिल उठाकर पत्र लिखने के लिए बैठ गई। इतने में गणेश आ गया। नीरजा ने उससे कहा, यह पत्र जेल में पहुंचा सकोगे सरला के पास? गणेश को अपने कृत्यों पर अभिमान था। उसने कहा, अवश्य, कुछ लेना देना पड़ेगा, किंतु पत्र में क्या लिखा है तनिक सुना दीजिएगा, क्योंकि यह पुलिस द्वारा जा सकेगी। नीरजा ने पढ़ा, धन्य है तुम्हारा गौरव। अब की बार तुम जब इस जीवन से मुक्त हो जाओगी तो देखोगी तुम्हारे मार्ग के साथ मेरा मार्ग भी मिल गया है। गणेश ने उत्तर दिया, यह मार्ग की बात मुझे ठीक सी प्रतीत नहीं होती। खैर, अपने वकील साहब को दिखाकर ठीक करा लूंगा। पत्र लेकर गणेश चला गया। नीरजा मन ही मन रमेंद्र को नमस्कार करके बोली, लाला जी, तुम गुरु हो। मेरे हरे घाव को भरने का प्रयत्न जो किया है तुमने। आदित्य एक चीनी के पात्र में दवा लेकर कमरे में आया। नीरजा ने पूछा, यह क्या लाए हैं? आदित्य ने उत्तर दिया, डॉक्टर साहब 1-1 घंटे के उपरांत दवा देने के लिए कह गए हैं। दवा देने के लिए मोहल्ले भर में और कोई नहीं मिला। इतनी मेरी चिंता है तो दिन के लिए किसी नर्स का प्रबंध कर दीजिए। सेवा के बहाने यदि मुझे पास रहने का अवसर मिलता है तो उसे क्यों ही छोड़ दूं। इस प्रकार समय निकालकर यदि आप बगीचे की देखभाल करेंगे तो मैं और अधिक प्रसन्न होंगी। मैं शैया तोड़ रही हूँ और बगीचा दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है। हो जाने दो। तुम्हारे स्वस्थ हो जाने पर पहले की तरह दोनों मिलकर काम संभाल लेंगे। सरला चली गई है, आप अकेले रह गए हैं। काम में मन नहीं लगता होगा।
अब उसका क्या ही उपाय है। इसका अर्थ यह नहीं कि बगीचे में किसी प्रकार की क्षति होने दी जाए। क्षति की चिंता मुझे नहीं है नीरू, किंतु बगीचे का काम करना मेरा व्यवसाय है। यह बात तुम्ही से मुझे भुला रखी थी। इसी से सब काम करने में सुख मिलता था, पर मन नहीं लगता। इस प्रकार पश्चाताप क्यों करते हैं? कुछ दिन तक तो ठीक प्रकार से काम कर रहे थे आप। यदि कुछ समय के लिए बाधा आ गई है तो उसके लिए इतने व्याकुल मत होइए। पंखा चला दूं क्या? अब आप अधिक सेवा मत कीजिए मेरी। यह सब काम आपके करने के नहीं है, इससे मुझे और अधिक परेशानी होती है। यदि किसी प्रकार समय बिताना ही है तो आप हॉर्टिकल्चरलिस्ट क्लब में मौजूद हैं ही, वहाँ चले जाया कीजिए। नीरू, तुम्हें जो रंगीन लिली पसंद है उसे मैंने बहुत ढूंढा, पर एक भी नहीं मिली। अब की बार अधिक वर्षा न होने से पौधों में तेजी नहीं आ सकी। व्यर्थ में क्यों असत्य भाषण कर रहे हो? तनिक हरिया को बुला दो, मैं यहाँ में पड़ी पड़ी बगीचे की देखभाल करूँगी। आप क्या समझते हैं, जैसे मैंने खटिया पकड़ ली है वैसे ही मेरा बगीचा भी खटिया पकड़ लेगा। अब सूखे हुए मौसमी फूलों की पौध उखाड़ फेंको और वहाँ जमीन तैयार करवाओ। जीने के नीचे वाली कोठरी में सरसों की खली का बोरा रखा है। हरिया के पास उसकी कुंजी है। खली रखी है क्या नीरू? हरिया ने तो कभी नहीं बताया। बताने को उसका जी नहीं करता होगा। उसे क्या आप लोगों से कम तंग किया है? जैसे कच्चा साहब किसी चतुर बाबू की कदर नहीं करता, उसी प्रकार आपका व्यवहार उसके साथ रहा है। हरिया माली के विषय में मैं यदि कुछ कहूँगा तो वह तुम्हें अप्रिय लगेगा नीरू। अच्छा, मैं शैया पर पड़ी पड़ी ही उससे काम लूँगी। फिर देखना बगीचे की दशा। उसका मानचित्र मुझे दे जाओ, साथ में मेरी डायरी भी। मैं उस पर पेंसिल के चिन्ह अंकित करके सब ठीक करा दूंगी। मेरा उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं होगा क्या? नहीं जी, जाने से पूर्व अपने बगीचे में अपनी पूरी छाप छोड़ जाऊंगी। बताए देती हूँ मैं मार्ग के किनारे वाले वाटल पामों को बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। उनके स्थान पर मैं आम की कतार लगाऊंगी। इस प्रकार गर्दन मत हिलाओ। जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तब देखना। आप लोगों का लॉन मैं नहीं रखूंगी, वहां पर संगमरमर का चबूतरा बनवाऊंगी। चबूतरा अच्छा लगेगा, सस्ती नवाबी सी प्रतीत होगी। चुप रहो जी, वह बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ दिनों के लिए यह बगीचा होगा मेरा अकेली का, बिल्कुल मेरा। उसके उपरांत मैं अपनी सारी फुलवाड़ी आपको सौंप जाऊंगी। आपने समझा होगा कि मेरी शक्ति समाप्त होगी है। करके दिखला दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, और भी 3-4 मालियों की आवश्यकता है। साथ में 5-6 मजदूर भी चाहिए। याद है एक दिन आपने मुझसे कहा था, बगीचे की सजावट करना आपने नहीं सीखा। सीखा है या नहीं उसकी परीक्षा दे जाऊंगी। आपको स्मरण रखना होगा कि यह बगीचा मेरा है, मेरा ही है। मेरा स्वामित्व इस पर से कदापि नहीं जा सकेगा। यह तो अच्छी बात है। मुझे क्या करना होगा? आप अपने ऑफिस की ही देखभाल करना। वहाँ का काम भी तो काफ़ी है। तुम्हारी देखभाल का काम भी तो मेरा ही है नीरू। नहीं, अब हर समय मेरे पास रहने वाली नीरू नहीं रही है। अब तो मैं केवल किसी की स्मृति को ही हरा कर सकती हूँ। सो उससे लाभ क्या है? यह बात है तो ठीक, पर अब तुम्हें उसे सहने की शक्ति होगी तभी आऊँगा तुम्हारे पास। बुला लेना मुझे आवश्यकता पड़ने पर। आज तुम्हारे लिए गंधराज की आशा लेकर आया हूँ। वह रखे जाता हूँ तुम्हारी शैया पर। मन में किसी प्रकार के उल्टे विचार मत लाना, कहकर आदित्य उठ खड़े हुए। नीरजा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं जा सकते, बैठिए तनिक। और फुलवाड़ी के लिए एक पुष्प की ओर संकेत करके बोली, जानते हो उस पुष्प को किस नाम से पुकारा जाता है? आदित्य नीरू के स्वभाव से पूर्णतः परिचित थे, इसलिए उन्होंने असत्य कहा, मैं नहीं जानता हूँ। बनाऊं पेट्यूनिया? आप समझते होंगे, मैं भी नहीं जानती। निरी मूर्ख जो हूँ मैं। आदित्य हंसकर बोले, सहधर्मिणी हो तुम। यदि तुम मूर्ख हुई तो कम से कम मेरे समान तो हो ही। मूर्खता का व्यापार हम दोनों के जीवन के साझे रूप से चल रहा है। यह व्यापक अब मेरे भाग्य में नहीं है, अब समाप्त हो चुका है। वह जो द्वारपाल बैठा तांबुक मसल रहा है, कुछ दिनों बाद वह रहेगा डिहोड़ी पर, मैं नहीं रहूंगी। वह जो बैलगाड़ी
कोयला डालकर उल्टी जा रही है, नित्य ऐसे ही चलती रहेगी, किंतु मेरी हृदय तंत्री नहीं चलेगी। नीरजा सहसा जोर से पति का हाथ मसलकर कह उठी, बिल्कुल ही नहीं रहूंगी मैं, कुछ भी नहीं रहेगा मेरा। बताओ मुझे, तुमने तो मुझ बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, बताओ ना। आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं आगे की कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।